स्नेही विद्यार्थियों, सुप्रभात। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आज हम तृतीय प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र के अंतर्गत साहित्य के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। हितेन सह सहितम तस्य भावः साहित्यम के अनुसार जो व्यक्ति का हितमात्र करता है, कल्याण करता है, वह साहित्य होता है। साहित्य समाज की चेतना में सांस लेता है। यह समाज का वह परिधान है जो जनता के जीवन के सुख दुख, हर्ष विषाद, आकर्षण विकर्षण के ताने बाने से बुना जाता है। इसमें विशाल मानव जाति की आत्मा का स्पंदन ध्वनित होता है। वह जीवन की व्याख्या करता है, इसी से उसमें जीवन देने की शक्ति आती है। वह मानव को उसके जीवन को लेकर ही जीवित है, इसीलिए वह पूर्णतः मानव केंद्रित है। साहित्य उसी मानव की अनुभूतियों, भावनाओं और कलाओं का साकार रूप है और मानव सामाजिक प्राणी है। सामाजिक समस्याओं, विचारों तथा भावनाओं का जहाँ वह सृष्टा होता है, वहीं वह उनसे स्वयं भी प्रभावित होता है। इसी प्रभाव का मुख्य रूप साहित्य है। इसी से विद्वानों ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। साहित्य सहकारिता का भी प्रतीक है। चूँकि साहित्य का अर्थ है जो हित सहित हो। भाषा द्वारा ही साहित्य हितकारी रूप में प्रकट होता है। भाषा मनुष्य की सामाजिकता को विशेष रूप से पुष्ट करती है। उसी के द्वारा मानव समाज में एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेने का, सहकारिता का भाव उत्पन्न होता है। साहित्य मानव के सामाजिक संबंधों को और भी दृढ़ बनाता है, क्योंकि उसमें संपूर्ण मानव जाति का हित सम्मिलित रहता है। साहित्य साहित्यकारों के भावों को समाज में प्रसारित करता है, जिससे सामाजिक जीवन स्वयं मुखरित हो उठता है। अतः साहित्य का मानव पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। समाज की उन्नति तभी संभव है जब हमारा हृदय संवेदनशील तथा बुद्धि विकसित और परिष्कृत हो। इन दोनों कार्यों के लिए साहित्य सबसे प्रभावशाली साधन है। वह हमारे हृदय को संवेदनशील बनाता है, हमारी अनुभूतियों का परिष्कार करता है। साहित्य सेवन से हमारा मन परिष्कृत और हृदय उदार हो जाता है। साहित्य का आनंद लेने के लिए हमें सतोगुणात्मक वृत्तियों में रमने का अभ्यास हो जाता है। साहित्य सेवन से मनुष्य की भावनाएं कोमल बनती हैं। उसके भीतर मनुष्यता का विकास होता है, शिष्टता और सभ्यता आती है, जिससे दूसरों के साथ व्यवहार करने की कुशलता प्राप्त होती है। इससे समाज में शांति की स्थापना होकर विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः सामाजिक जीवन में साहित्य का महत्व निर्विवाद है। अब प्रश्न उठता है कि साहित्य के प्रयोजन क्या होते हैं। तो आचार्य मम्मट ने काव्य में के 6 प्रयोजन बताए हैं। काव्यम यशस्य अर्थकते व्यवहार विदे शिवे तर्षते सद्य पर निवृत्ते कांता समित योपदेशयुजे। अर्थात काव्य का प्रयोजन है यश, धन, व्यवहार कुशलता, अमंगल से रक्षा, आनंद और कांता के समान मधुर उपदेश देना। ये 6 प्रयोजन जीवन के भी सर्वमान्य प्रयोजन हैं। जीवन में हमें यश की आकांक्षा रहती है, धन भी सभी चाहते हैं। जीवन के सुचारू संचालन के लिए व्यवहार कुशलता की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। अमंगल से रक्षा हुए बिना जीवन अभिशाप बन जाता है। मधुर उपदेश के प्रभाव के पर उदाहरण स्वरूप संपूर्ण साहित्य उपस्थित किया जा सकता है। जब अनेक नीतिशास्त्र, उपदेश और ताड़ना द्वारा हमें समझाने में असमर्थ रहते हैं, उस समय भी मधुरता और कोमलता से भरी ये वाणी हमें वश में करके हमसे जो चाहती है करा लेती है। और उपयुक्त प्रयोजनों की आवश्यकता हमें तभी पड़ती है जब हम समाज के एक अभिन्न अंग होते हैं। वनवासी, समाज से विच्छिन्न, एकांत में जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति के लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर हम समाज, सामाजिक जीवन और साहित्य को पृथक करके कैसे देख सकते हैं। तो साहित्य और सामाजिक उन्नयन का आपसी संबंध है। वह कैसे? आज तक विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और सभ्यताओं का
प्रधान उद्देश्य और प्रयत्न मानव जीवन को अधिक से अधिक सुंदर और आनंदमय बनाने का रहा है। विज्ञान ने सदैव से प्रयत्न किया है कि वो मानव को श्रम के भार से यथाशक्ति मुक्त उसे शारीरिक और भौतिक सुविधा प्रदान कर सकें। राजनीति समाज को आर्थिक एकता के सूत्र में बद्ध करने तथा उसकी सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील है और दर्शन आध्यात्मिक सिद्धांतों की खोज और प्रसार द्वारा मानव को एकता का और सांसारिक माया मोह के प्रति अधिक आसक्त न रहने का पाठ पढ़ाने का प्रयत्न करता आया है और कर रहा है। परंतु इनका यह काम बिना कवि की सहायता के पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि मानव नीरस उपदेश नहीं सुनना चाहता। समाज के लिए भौतिक सुविधा भी उतनी आवश्यक है जितनी कि दार्शनिक सिद्धांतों की, परंतु वह इन सबसे ऊपर उस सत्य और सौंदर्य को प्राप्त करना, उसका उपभोग करना चाहता है जो उसे जीवन की प्रत्येक सम विषम परिस्थिति में अनुप्राणित कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। साहित्यकार जब इन भौतिक सुविधाओं और दार्शनिक सिद्धांतों को कलात्मक ढंग से उपस्थित करता है, तभी हमारे मन में उसके प्रति अनुराग और पावन भावना उत्पन्न होती है। ऐसा होने पर हमारे मन में ओज, बाहुओं में बल, मुख पर प्रसन्नता, हृदय में उत्साह और प्रेम, बुद्धि में विवेक तथा आत्मा में आनंद उल्लास प्रवाहित होता है। कवि का सत्य हमारे जीवन का सत्य है, हमारे हृदय और भावनाओं का सत्य है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसलिए सामाजिक उन्नयन में साहित्य का महत्व सर्वोपरि और सर्वप्रमुख है। हमारे सामाजिक जीवन की उन्नति, सुव्यवस्था और परिपूर्णता के लिए शांति और सहयोग की आवश्यकता है। आप आंख दिखाकर किसी को वश में नहीं कर सकते। केवल मधुर और कोमल वाणी ही हृदय पर प्रभाव डालती है और उसके द्वारा आप दूसरों से मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। तुलसीदास जी इस बात को इस तरह से कहते हैं, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है परिहर वचन कठोर। कांता समीप रूप का तात्पर्य यह है कि कांता सम्मित मधुर उपदेश बड़ा प्रभावकारी होता है। केशव के एक छंद ने बीरबल को प्रसन्न कर राजा इंद्रजीत सिंह पर किया हुआ जुर्माना माफ़ करवा दिया था। पृथ्वीराज के साहित्यिक पत्र ने महाराजा प्रताप को पुनः अकबर से युद्ध करने के लिए सन्नद्ध कर दिया था। बिहारी के एक दोहे ने मिर्जा राजा जयसिंह का जीवन बदल दिया था। आल्हा पढ़ या सुनकर आज भी वीरों के भुजदंड फड़कने लगते हैं। यह तो हुआ हमारे सामाजिक जीवन के बाह्य पक्ष पर साहित्य का प्रभाव, लेकिन साहित्य हमारा प्रधान सहायक है। वो कैसे? हमारे जीवन के आंतरिक विकास के लिए साहित्य हमारे हृदय में अलौकिक आनंद की सृष्टि करता है। इस प्रकार साहित्य हमारे बाह्य और आंतरिक जीवन को निरंतर प्रभावित करता रहता है। जीवन की पूर्णता के लिए और उसको सुंदर, मधुर, सरस और व्यापक बनाने के लिए साहित्य का योगदान अविस्मरणीय माना जाता है। इसके अतिरिक्त हमारी विफलता और की कर्तव्य विमूढ़ता के अवसर पर साहित्य हमारी सहायता कर हमारी निराशा को दूर करता है। इस प्रकार साहित्य माता के समान हमारा पालन करता है, पिता के समान रक्षा और वृद्धि करता है, गुरु के समान शिक्षा देता है, सुहृद के समान मार्ग दिखलाता है और प्रिया के समान मधुर स्नेह की साकार मूर्ति बनकर सामने आता है। ऐसे साहित्य से हमारे जीवन का अटूट संबंध है। तो यहाँ आकर हम कह सकते हैं कि साहित्य की 3 विशेषताएं मानी जाती हैं। पहला, हित साधन करना, हित सन्निहितम तत् साहित्यम। दूसरा, मानव मनोवृत्तियों को तृप्त करना, सहितम रसेन युक्तम तस्य भावः साहित्यम। तीसरा, मानव मनोवृत्तियों का उन्नयन करना, अवहितम मनसा महेशभिः तत्साहित्यम। इससे प्रकट होता है कि साहित्य का मुख्य उद्देश्य मानव मात्र का हित साधन करना है। ऐसा करके वो सामाजिक उन्नति में सबसे बड़ा सहयोग प्रदान करता है। तो साहित्य और समाज का घनिष्ठ व अटूट संबंध स्वयं सिद्ध है। समाज और साहित्य का उपयुक्त संबंध अनादिकाल से साहित्य के उदयकाल से चला आ रहा है। वाल्मीकि ने अपनी रामायण में एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का चित्रण कर अपने दृष्टिकोण के अनुसार समाज के विभिन्न पहलुओं की विवेचना करते हुए यह सिद्ध किया कि मानव समाज किस पथ का अनुसरण करने से पूर्व संतोष और सुख का अनुभव कर सकता है। तुलसी ने भी अपने समय की सामाजिक परिस्थिति से प्रभावित होकर राम राज्य और राम परिवार को मानव समाज के सम्मुख आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। इसका कारण यह है कि कवि वास्तव में समाज की अवस्था, वातावरण, धर्म कर्म, रीति नीति तथा सामाजिक शिष्टाचार या लोक व्यवहार से ही अपने काव्य के उपकरण चुनता है और उनका प्रतिपादन अपने आदर्शों के अनुरूप ही करता है। साहित्यकार
उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वो जन्म लेता है। जो अपनी समस्याओं का सुलझाव, अपने आदर्श की स्थापना अपने समाज आदर्शों के अनुरूप ही करता है। जिस सामाजिक वातावरण में उसका जन्म होता है उसी में उसका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास भी होता है। इस प्रकार साहित्यकार जिस समाज का अंग होता है उस समाज का चित्रण करता है। यह दूसरी बात है कि वो इस चित्रण में समाज के सुधार की भावना से प्रेरित होकर एक आदर्श की स्थापना करता है या उसका यथातथ्य चित्रण कर केवल एक संकेत से दूर हट जाता है जिससे समाज उस चित्रण पर मनन करने के लिए विवश हो जाए। ऐसे साहित्यकार युग युग तक समादृत होते रहते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी साहित्यकार होते हैं जो समाज का यथातथ्य चित्रण कर कोई सुझाव या आदर्श उपस्थित करने में असमर्थ रहते हैं। समाज ऐसे साहित्यकारों की ओर एक बार दृष्टि डाल उन्हें सदैव के लिए भूल जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी साहित्यकार होते हैं जो अपने युग और समाज की उपेक्षा कर विदेशी साहित्यकारों की नकल करते हुए ऐसे साहित्य का सृजन करते हैं जिसमें उनका युग और समाज नहीं प्रतिबिंबित होता। ऐसे साहित्य क्षणजीवी साहित्य होते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य में कला के लिए सिद्धांत के पोषक जीवन या समाज कला और साहित्य का कोई स्थान नहीं मानते। उनका कहना है कि साहित्य हमारी कल्पना का खिलवाड़ है। साहित्य चाहे रोमांटिक हो, यथार्थवादी हो, प्रगतिशील हो, काल्पनिक हो या वास्तविक हो, कल्पना का पुट सब में कुछ न कुछ अवश्य रहता है और ये कल्पना केवल शून्य का आधार लेकर हवाई महलों का निर्माण नहीं कर सकती। कल्पना का आधार भी वास्तविक जगत और समाज ही होता है। कभी अपने युग, अपने समाज, अपनी परिस्थिति की उपेक्षा कर कल्पना के आकाश में विचरण नहीं कर सकता। कोई भी साहित्यकार वास्तव की उपेक्षा नहीं कर सकता। समाज की जो समस्याएं हैं उनका जो रूप है उन्हीं के आधार पर साहित्य की सृष्टि हो सकती है। इसलिए साहित्य को समाज से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। साहित्य का समाज का मुख और मस्तिष्क दोनों होता है। उसकी पुकार समाज की पुकार होती है। उसकी बनाई हुई सामाजिक भावों की मूर्ति समाज की नेत्री बन जाती है। इस प्रकार वो अपने समाज का उन्नायक और विधायक होता है। हम उसके द्वारा समाज के हृदय तक पहुंच जाते हैं। यहाँ हम बाबू गुलाब राय जी के इस मत से सहमत हैं कि कवि या लेखक अपने समय का प्रतिनिधित्व होता है। उसको जैसा मानसिक खाद मिल जाता है वैसी ही उसकी कृति होती है। वो अपने समय के वायुमंडल में घूमते हुए विचारों को मुखरित कर देता है। कवि वो बात कहता है जिसका सब लोग अनुभव करते हैं किंतु जिसको सब लोग कह नहीं सकते। सहृदयता के कारण उसकी अनुभव शक्ति औरों से बड़ी चढ़ी रहती है। इसलिए यदि साहित्यकार केवल कला का चित्रण करना चाहेगा तो वो अपने समाज से अछूता कैसे रह सकता है। प्रकट या अप्रकट रूप में उस पर सामाजिक विचारधाराओं और परिस्थितियों का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। प्रत्येक युग का साहित्य इसका प्रमाण है। हमारे पौराणिक साहित्य में ब्राह्मण धर्म की जय घोषणा की गई है। बौद्ध धर्म और वैष्णव युग में साहित्य द्वारा भी साहित्यिकों ने अपने अपने संप्रदाय और उसके महत्व का प्रचार किया था। इसलिए युग समस्या की उपेक्षा कर यदि कोई कलाकार कला की सृष्टि करना चाहेगा तो कला मिथ्या तथा कृत्रिम होगी। उसकी सामाजिक उपदेयता नगण्य होगी। ऐसा होने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसा साहित्य क्षणजीवी साहित्य होता है। तो साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, लेकिन कुछ साहित्य प्रेमी इस प्रतिबिंब में अपनी रसिक आकृति के सिवा और कुछ नहीं देखना चाहते। वे इस बात का विरोध करते हैं कि साहित्य में सौंदर्य के और भी निष्क्रिय सौंदर्य के अतिरिक्त और किसी प्रकार का चित्रण होना चाहिए, क्योंकि उनकी दृष्टि में साहित्य केवल मनोरंजन का साधन है, न कि हमें उसमें उपयोगिता ढूंढनी चाहिए। ऐसे साहित्य प्रेमी रसिकों की भर्त्सना करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उचित ही कहा है कि यदि रसिक गण दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उन्हें साहित्य की परिभाषा बदल देनी चाहिए। तब कहना चाहिए कि साहित्य वो दर्पण है जिसमें समाज के उन विशेष लोगों की ही शक्ल दिखाई देती है जो दूपल्ली टोपी लगाए, पान खाए, सुरमा रचाए, इस दुनिया से दूर नायिका भेद के संसार में विचरण करते हैं। इन साहित्य मर्मज्ञों के हृदय इतने सहृदय हो गए हैं कि जिस बात से 40 करोड़ जनता के हृदय को ठेस लगती है वो उनके मन को छू भी नहीं पाती। इनका कुसुम कोमल हृदय नकली गर्मी के उगने वाले पौधों की तरह एक कृत्रिम साहित्य की उत्तेजना पाकर ही विकसित होता है। ये लोग कहें तो ठीक से होगा कि लेखकों को जनता से दूर रहना चाहिए। साहित्य सामाजिक उन्नति की आधारशिला है। इस प्रकार साहित्य और समाज निरंतर एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। दोनों में आदान प्रदान
तथा क्रिया प्रतिक्रिया भाव चलता रहता है। इसी से सामाजिक उन्नति की आधारशिला दृढ़ होती है। संसार में अभी तक हुए संपूर्ण परिवर्तनों और विप्लवों के मूल में कोई न कोई विचारधारा कार्यरत रहती है। इस विचारधारा का चित्रण साहित्य द्वारा होता है। वो साहित्य हमारे ज्ञान को विस्तृत कर, हमारे वर्तमान जीवन की विषमता का चित्रण कर हमें वर्तमान के प्रति संतुष्ट बनाता है। उसके द्वारा जब हम दूसरों से अपनी अवस्था की तुलना कर अपने को हीन पाते हैं, तब हमारे हृदय में असंतोष की अग्नि प्रज्वलित होती है। फ्रांस के प्रसिद्ध राजक्रांति के मूल में वाल्टेयर और रूसों के क्रांतिकारी विचार कार्य कर रहे थे। रूस की राजक्रांति भी रूसी लेखकों के उग्र विचारों का ही प्रतिफल थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्र देशों की क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित साहित्य ने बहुत बड़ा काम किया। यह तो हुआ साहित्य का समाज पर सत्प्रभाव, लेकिन कभी कभी साहित्य का विकृत प्रयोग भी होता है। कुछ साहित्यकार ऐसे भी होते हैं और हुए हैं जो दूसरी जाति को पराधीन बनाने के लिए उसके सभ्यता और संस्कृति का बड़ा विकृत चित्रण करने लग जाते हैं। वीरगाथा कालीन चारणों के उत्तेजनापूर्ण छंद अपने आश्रयदाताओं को उत्तेजित कर सदैव मारकाट के लिए उत्प्रेरित करते रहते थे। इसी प्रकार केवल श्रृंगार का ही अतिशय और नग्न चित्रण करने वाले साहित्यकार विलास भावना को बढ़ावा देते थे। लेकिन साहित्य सुख शांति का संदेशवाहक है। संसार में सदैव ऐसे साहित्य की रचना अधिक होती आई है जो मानव जीवन के सुख और शांति की भावना भरता आया है। कबीर और तुलसीदास का साहित्य इसका प्रमाण है। मानस ने कितने हताश और भीरी हृदयों को सांत्वना देकर कार्य क्षेत्र में अवतरित होने के लिए सन्नद्ध किया था। समर्थ गुरु रामदास और महाराष्ट्रीय संतों के उपदेश और भूषण आदि कवियों की उत्साह प्रदायिनी रचनाओं ने महाराष्ट्र के उत्थान में कितनी सहायता प्रदान की थी। प्रेमचंद के साहित्य ने हमारी सामाजिक और राजनीतिक चेतना को कितना प्रभावित किया था। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों ने हमारे हृदय में हमारे गौरवमय अतीत के प्रति गौरव भावना भर के हमें अपनी वर्तमान दीनावस्था की ओर देखने को प्रेरित किया था। हमारे ऐतिहासिक साहित्य की रचना करने वाले साहित्यकारों ने हमारे हृदय में विदेशियों द्वारा आरोपित इस भावना को कि हमारे पूर्वज जंगली थे, जड़मूल से उखाड़ फेंका था। इसी प्रकार साहित्य समाज को युग युगांतरों से प्रभावित करता आया है। तो साहित्य का प्रभाव इतना गहरा और व्यापक होता है कि उसके प्रभाव के सम्मुख शस्त्रों का आतंक फीका पड़ जाता है। साहित्यिक विजय शाश्वत होती है और शस्त्रों की विजय क्षणिक। अंग्रेज तलवार द्वारा भारत को दास्ता की श्रृंखला में इतनी दृढ़तापूर्वक नहीं बांध सके जितना अपने साहित्य के प्रचार और हमारे साहित्य का ध्वंस करके सफल हो सके। आज उसी अंग्रेजी का प्रभाव है कि हमारे सौंदर्य संबंधी विचार, हमारी कला का आदर्श, हमारे शिष्टाचार आदि सब यूरोप से प्रभावित हो रहे हैं। यूनान ने अपनी कला द्वारा संपूर्ण यूरोपीय जीवन को प्राचीन काल से लेकर आज तक प्रभावित कर रखा है। यह समाज पर साहित्य के प्रभाव का प्रतीक है। तो यह निश्चित हो जाता है कि साहित्य समाज का नियामक और उन्नायक है। साहित्य हमारे अमूर्त और स्पष्ट भावों को मूर्त रूप दे उनका परिष्कार कर हमें प्रभावित करता है। हमारे अपने विचार ही साहित्य का आवरण पहनकर समाज का नेतृत्व करते हैं। साहित्य हमारे विचारों की गुप्त शक्ति को केंद्रस्थ करके उसे कार्यरत बनाता है। साथ ही गुप्त रूप में हमारे सामाजिक संगठन जाति जीवन की वृद्धि में निरंतर योग देता रहता है। हमारे विचार समाज द्वारा ही बनते हैं। हम अपने विचारों को अमूल्य समझते हैं, उन पर हमें गर्व होता है और साहित्यकार हमारे उन्हीं विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम उसे अपने जाति सम्मान और गौरव का संरक्षक मान यथेष्ट सम्मान प्रदान करते हैं। शेक्सपियर और मिल्टन पर अंग्रेजों को गर्व है। वाल्मीकि, कालिदास, सूर और तुलसी पर हमें गर्व है, क्योंकि उनका साहित्य हमें एक संस्कृति और एक जातीयता के सूत्रों में बांधता है। अपने किसी सम्मिलित वस्तु पर गर्व करना जातीय जीवन और सामाजिक संगठन का प्राण है। जैसा हमारा साहित्य होता है वैसे ही हमारी मनोवृत्तियाँ बन जाती है और उन्हीं के अनुकूल हम कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार साहित्य हमारे समाज का दर्पण मात्र न रहकर उसका नियामक और उन्नायक भी बन जाता है। किसी भी जाति, संप्रदाय या धर्म की जो मान्यताएं और विचार होते हैं उन्हीं के अनुसार उनके साहित्य का निर्माण होता है। मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, अतः उसके साहित्य के नाटकों का एकांत अभाव रहा है। इसी प्रकार मिल्टन के पैराडाइज लास्ट की तुलसी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे और न मिल्टन तुलसी के मानस की। इसका कारण ये है कि प्रत्येक जाति का अपना रहन सहन,
रीति रिवाज और आचार विचार होते हैं। साहित्य में उन्हीं का चित्रण होता है। अन्य साहित्य दूसरे साहित्यों को प्रभावित अवश्य करते हैं और कर सकते हैं, परंतु आंशिक रूप में ही। मानव की अपूर्णताओं का पूरक। साहित्य और समाज में घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध स्थापित होने पर भी दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जीवन की धारा अशून्य है। साहित्य में उसकी प्राणदायिनी और रमणीय बूंदें एकत्रित होने लगती हैं। सामाजिक जीवन तो अनेक नियमित अनियमित ज्ञात अज्ञात घटनाओं की श्रृंखला का समष्टि रूप है। यह सत्य है कि समकालीन समाज साहित्य को प्रभावित करता रहता है, परंतु साहित्यकार का संबंध केवल वर्तमान से ही न होकर अतीत और भविष्य से भी होता है। महान कलाकार तो देश और काल की सीमा से ऊपर उठ सार्वभौम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके लिए सामाजिक और स्थानीय जीवन का उतना ही महत्व है जितना वो उनके विराट सर्वकालीन यथार्थ जीवन की कल्पना में सहायक बन सकता है। इसके अतिरिक्त साहित्य में कुछ ऐसा विशिष्ट वर्णन होता है जो यथार्थ जीवन से मेल नहीं खा पाता। इसका कारण यह है कि साहित्य में मानव का जीवन ही नहीं, जीवन की वे कामनाएं जो अनंत जीवन में पूर्ण नहीं हो सकती, निहित रहती हैं। साहित्य जीवन की इन्हीं अपूर्णताओं को पूर्ण करता है, तभी वो जीवन से अधिक सारवान और परिपूर्ण है तथा जीवन का नियामक और मार्गदर्शक भी।